नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन गुज़िश्ता एक बरस से लाल मस्जिद के साबिका खतीब जनाब मौलाना अब्दुल अजीज और सिविल सोसाइटी के प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट जिब्रान नासिर और उनके साथियों के दरमियान एक झगड़ा, एक चपकलश जो है वो मुसलसल अखबारात की जीनत बन रही है। ये झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब 19 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमले के बाद एक FIR दर्ज करवाई जिब्रान नासिर और उनके साथियों ने, जिसमें यह कहा गया कि मौलाना अब्दुल अजीज ने उन्हें धमकी दी है। मौलाना अब्दुल अजीज का मौक़िफ़ यह था कि FIR गलत बयानी पे मबनी है, उन्होंने उसके खिलाफ कोई प्री अरेस्ट बेल वारंट नहीं करवाई, जो अब से चंद दिन पहले इस हफ्ते उन्होंने वो बेल वारंट जो है वो करवा लिए हैं। तो हम एक दिलचस्प सूरत हाल ने उस वक्त भी लिया जब लाल मस्जिद और शोधा फाउंडेशन की तरफ से एक पैरेलल FIR दर्ज की गई कि जिब्रान नासिर और उनके साथी जो हैं वो लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज जो हैं उनको थ्रेट कर रहे हैं। माजरा क्या है, इसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट जनाब जिब्रान नासिर साहब को, जो कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही हमें हाफिज एहतशाम अहमद जो तर्जुमान है शोधा फाउंडेशन के लाल मस्जिद के साथ, वो भी हमें हाफिज एहतशाम अहमद भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ, टू जिब्रान नासिर एंड हाफिज एहतशाम अहमद। जिब्रान नासिर साहब, आपने जो आपकी जो स्ट्रगल थी, आपकी स्ट्रगल और आपका गोल ये था कि मौलाना अजीज को कानून के ताबे किया जाए, वो अचीव हो गया है? सर फाइनली आफ्टर ईयर वो जाके अचीव हुआ है और उसके अंदर काफी जिद्दोजहद लगी। पार्लियामेंटेरियंस को जाके एविडेंस प्रोवाइड करना, मीडिया के ऊपर जो इंटरव्यूज जो सवालात का जवाब देना, कोर्ट्स के जाके चक्कर काटना, और उस दौरान जो सारी थ्रेट्स इनकी जानिब से आ रही थी। आपको भी याद होगा कि जब 19 दिसंबर को FIR कटी तो 22 दिसंबर को हमें एक तालिबान कमांडर का फोन आया था इनकी क्या कहते हैं ईमा के ऊपर, जो आपने उस वक्त अपने प्रोग्राम में भी प्ले की थी। और उसके बाद मुसलसल जो है सिपा सहाबा अहले सुन्नत वल जमात जो एक कलअदम जमात है उनकी तरफ से भी थ्रेट्स का सिलसिला आता रहा। इस सबसे गुजरते हुए हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर हमारा मुकदमा कमजोर है, अगर हमारा मुकदमा झूठा है, अगर हमारा मुकदमा गलत है, तो आप कोर्ट में आके अपना बयान दे दीजिए, अपना मौकफ दे दीजिए, कोर्ट डिसाइड कर लेगा। मगर ये कह देना कि मैं आइन को नहीं मानता, मैं अदालतों को नहीं मानता, मैं पाकिस्तान के निजाम को नहीं मानता, ना मैं अरेस्ट कराऊंगा ना मैं बेल कराऊंगा, और अगर मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की गई तो हालात कहीं पहले से ज्यादा ही ना खराब हो जाएं, इस तरह की वीडियोस बना के पैगामात देना, कौम को, हुकूमत को डराने की कोशिश करना, ये कहां का असूल है और ये खुद मुख्तार और एक सॉवरेन आजाद रियासत में कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? जरा मेरे साथ रहिए। हाफिज साहब, आपका क्या मौकफ है कि मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ अगर FIR हो गई और आप लोग समझते थे कि गलत बयानी पे है, तो फिर कम से कम आप बेल करवा लेते, और बेल आखिर आपने करवा ही ली। अच्छी बात है कि आपने करवा ली, कानून को और आइन को आपने माना, लेकिन क्या वजह है कि इस बात में एक बरस और एक माह लग गया? बहुत शुक्रिया जी। इसमें एक तो अर्ज है कि ये जो इन्होंने FIR करवाई 19 दिसंबर 2014 को, इससे इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने उन्हें एक प्रेस रिलीज के जरिए और बाद में पुलिस के आला अफसरान की मौजूदगी में कत्ल की धमकी दी। एक तो सवाल ये है कि उनके पास क्या वो प्रेस रिलीज आज तक ये सामने क्यों नहीं लाई जिसके जरिए इन्हें कत्ल की धमकी दी गई। दूसरा, इन्होंने जो अपनी FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस के आला अफसरान की मौजूदगी में धमकी दी, तो वो जो उस पुलिस के SHO थाना अपारा वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड उनका बयान मौजूद है कि मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने हमारे सामने किसी को कोई धमकी नहीं दी। फिर आगे चल के ये अपनी उसी FIR में लिखते हैं कि मौलाना अब्दुल अजीज की धमकी के मुतालिक वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। क्या किसी के खिलाफ जब कोई FIR दर्ज कराई जाती है तो ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे मौजूद है, पुलिस वहां से ले ले? एक चीज अलबत्ता ताज्जुब की है जिसका मैं चाहूंगा आप बाद में जवाब दे दें कि FIR अगर गलत ही थी, झूठी थी, हकायक में मबनी नहीं थी, तो उसे खारिज करने की कम से कम दरखास्त तो आपको देनी चाहिए थी। लेकिन जिब्रान नासिर सर, ये जो कहते हैं कि ना आपने प्रेस रिलीज सबमिट की पुलिस के सामने जिसको आपने बेसिस बनाया FIR का, ना आपने वो वीडियो या ऑडियो सबमिट की पुलिस के सामने। देखिए जी, पहली बात मेरे ख्याल में इन्होंने FIR से पढ़ी नहीं है। FIR से सही शुरू हुआ है कि जब हम वहां पे 18 दिसंबर को पहुंचे तो अब्दुल अजीज साहब की ईमा के ऊपर असली से रेस अफराद बाहर निकले थे लाल मस्जिद के, और उन्होंने हमें धमकाया था। जिस SHO की बात कर रहे हैं वो बात सिरे से गलत है, बिकॉज उस वक्त के SHO खालिद अवान साहब थे। जिस पुलिस अफसर का वो जिक्र कर रहे हैं वो SHO नहीं है, उनका नाम खालिद अवान है। और जिस पुलिस अफसर की ये बात कर रहे हैं वो पुलिस अफसर वो है जो हमारी FIR काट रहा था, और उस वक्त वक्त न्यूज के सामने उसने डर के बयान दिया। मुझे तो अब एक बात बताइए कि अगर उसी वक्त थाने में खड़ा हुआ पुलिस अफसर मीडिया के सामने ये बोल रहा है कि जी ऐसी कोई थ्रेट नहीं आई, तो वो उस वक्त SHO क्यों बता रहा है कि आप ये FIR ना काटो, ये गलत काटी जा रही है? फिर उसमें बिल्कुल प्रेस रिलीज का भी जिक्र है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जब ये मैटर ट्रायल में जाएगा तो एविडेंस तो वहां जमा होगा ना। मुझे आप एक बात बताइए, आज तक हमसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पुलिस के क्यों राब्ता नहीं किया?
मैं तो ये जानना चाहता हूं, पुलिस से भी, मेरी हुकूमत से भी शिकायत है कि मेरे पास आज तक 8 लोगों ने वो FIR दर्ज कराई है, जिसमें एक सिटिंग सेनेटर भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सहर कामरान जिनका नाम है। 8 अफराद हैं, हम में से आज तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने राब्ता नहीं किया कि आके इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कराई जाए। 512 का नामुकम्मल चालान चल रहा है, जिसके तहत उन्होंने बार बार बोला कि अब्दुल अजीज रूपोश हो चुके हैं, एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, वारंट अरेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आएगा तब मैं जाके उनको सारा एविडेंस जमा कराऊंगा ना। अब तो आपने बेल ले ली है, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं किया आपने उसको, और वो जाहिर ऐसा लगता है कि पुलिस और इंतजामिया खौफ रही है, डरती है आपसे। ये कुछ इस तरह का मामला लगता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जिस रोज FIR दर्ज हुई उसी रोज उस वक्त SP थे रिजवान गोंदल साहब और SHO थाना अपारा, ये दोनों हजरात आए मौलाना अब्दुल अजीज साहब के पास, उन्होंने इनका बयान रिकॉर्ड किया। इनको पहले रोज ही इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया गया था मौलाना अब्दुल अजीज साहब को, उन्होंने अपना बयान पुलिस को रिकॉर्ड करा दिया था। और उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी थी कि जब FIR बेबुनियाद है तो वो उसे डिस्चार्ज कर दे। और जो जहाँ तक ये आपका सवाल है कि उन्होंने बेल क्यों नहीं कराई, तो जाहिर है उनका एक मौक़िफ़ था कि अदालत में फैक्ट्स को लेकर बगैर और ये जाने बगैर कि क्या वो FIR में कोई सदाकत है या नहीं, हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर हम नॉन अवेलेबल वारंट हमारे कर दिए। और दूसरा उनका खतरा ये था कि वो उनके लिए सिक्योरिटी वसाइल थे कोर्ट में पेश होने के लिए, तो वो जब इन्होंने ये दोनों खदशात उनके दूर किए सिक्योरिटी के जो थे, तो वो कोर्ट में तैयार हो गए। अगर ये 1 साल पहले ही कर लेते तो वो 1 साल पहले तैयार हो जाते। लेकिन हाफिज साहब, माना कि आप ये समझते थे, मौलाना समझते थे कि FIR गलत बुनियादों पर दर्ज हुई है, लेकिन मौलाना ने सारे टाइम पीरियड में कोई एप्लीकेशन जो है, हालांकि पिटीशंस आप लोग करते रहते हैं, कोई ऐसी एप्लीकेशन पुलिस के सामने या अदालत के सामने मूव नहीं की जिसमें ये कहा गया होता कि इस FIR को खारिज करें? मौलाना की तरफ से तो जैसे जिब्रान कह रहे हैं, एक जिद रही है कि मैं सबमिट नहीं करूंगा कोर्ट्स को, मैं पुलिस के सामने नहीं। कानूनी जो पोजीशन है उसकी वो ये थी कि जब इनके नॉन अवेलेबल वारंट पुलिस कोर्ट की तरफ से हो गए जारी, तो उसके बाद पुलिस इस मामले में बेइख्तियार हो गई थी और उन्हें दरखास्त देने का कोई फायदा नहीं था जब तक वो कोर्ट के सामने सरेंडर ना कर लेते। तो हम इसी का मुंतजिर थे कि वो कोर्ट के सामने सरेंडर करें और उसके बाद फिर इस मामले को आगे लेके जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 25 तारीख से पहले हम ये दरखास्त दे देंगे FIR को डिस्चार्ज करने के लिए। और उम्मीद है कि हम सब एक सवाल आपसे और है कि एक कैपेसिटी भी होती है जो आपने दरखास्त दी है कि जिब्रान नासिर और दूसरे लोगों से खतरा है मौलाना अजीज को। देखिए, मौलाना अजीज और आप लोग तो हथियार बंद होते हैं, क्लैशन कोर्स कैरी की होती हैं। दूसरी तरफ से वो लोग हैं जो जीन्स और पतलून में फिर रहे हैं, T-शर्ट में, वो कैसे? उनके पास तो कैपेसिटी नहीं है आपको नुकसान पहुंचाने की। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि जिब्रान नासिर साहब का ताल्लुक कराची से है, वो कराची से इस्लामाबाद आके लाल मस्जिद के सामने मुजाहरे करते हैं। आखिर इनके पीछे तो कोई कुव्वत है जो इनकी पुष्पनाई कर रही है। फिर दूसरा, जो इन्होंने ये FIR दर्ज कराई मौलाना अब्दुल अजीज साहब के खिलाफ बेबुनियाद है, लेकिन इनके तो एविडेंस हमारे पास मौजूद है इश्तियाल अंगेजी के, कत्ल की धमकियां देने के, जिससे हम सिर्फ इस वजह से खामोश थे कि हम इन्हें शोहरत में ही दिलाना चाहते थे। ये तो चाहते हैं कि इन्हें किसी तरह शोहरत मिले, इनके खिलाफ कोई ऐसा इक़दाम हो जिससे ये शोहरत हासिल कर सके। जी जिब्रान नासिर साहब, आपने कत्ल की धमकियां दी मौलाना अब्दुल अजीज, पहली बात वीडियो मौजूद है इनकी, वीडियो पेश कर दूंगा। मैं जवाब दूं, जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं आप एहतशाम साहब, वो वीडियो मैं कल सुबह ऑलरेडी मुईद साहब की टीम को फराहम कर चुका हूं। अब ये चलाएंगे ना चलाएंगे इनकी मर्जी है। उसके साथ साथ मुझे कहना कि कहते हैं कि जी मुझे शोहरत नहीं देना चाहते, मेरे ऊपर तिलक लगवा के मुझे हिंदू लॉबी का कहलवाना, मुझे अहमदी लॉबी का कहना, मुझे शिया लॉबी का कहना, मुझे बाहर का एजेंट कहना, मुझे ईरानी एजेंट कहना, मेरे ऊपर 15 फरवरी 2015 को, मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें, मैं बात आपकी आराम से सुनता हूँ, मेरी बात पूरी होने दें, मैं आपको लेता हूँ, मेरी बात पूरी होने दें, पूरी बात होने दें, हाफिज साहब सर पूरी बात होने दें, पूरी बात होने दें। जी 15 सर, इन सब बातों का जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं ना, आपको वीडियो एविडेंस मौलाना के अपने बयान, मेरे ख्याल में पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, रिसेंटली मौलाना साहब का बयान आया है कि उनका शोधा फाउंडेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, आतिशाम साहब उनको रिप्रेजेंट नहीं करते, उनके रिप्रेजेंटेटिव मुफ्ती तहसीन साहब हैं। तो मैं तो पहली बात पता नहीं कि मैं इनसे बात क्यों कर रहा हूं। दूसरी बात, ये सारे वीडियो कलमात अब्दुल अजीज साहब के, अब्दुल अजीज साहब के ये कलमात खुद हैं। मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। एक सेकंड जी, जिब्रान आपका मौक़िफ़ आया जी। देखिए, ये मौलाना तहसीन की तो हाफिज साहब ये चीजें अखबारों में छपी हैं, अंग्रेजी के मुस्तंद अखबारों में ये चीजें छप चुकी हैं कि वो रिपोर्टर जितने मुस्तनद है इसको रिपोर्ट करने वाले, वो मैं भी जानता हूँ। सर मैं इसके बाद रिपीट करना चाहूंगा,
अपना एक बात रिपीट करना चाहूंगा। जी, जी। 15 फरवरी 2015 को सिपा सहाबा के औरंगजेब फारूकी ने मुझ पे कायदाबाद थाने में कत्ल का झूठा मुकदमा कत्ल करने की कोशिश दर्ज करवाया था, जो पुलिस ने बाद में खुद दरियाफ्त किया कि उसने अपने ऊपर खत कराया था, और उस दरखास्त से लिखा था कि मैं कलअदम जमात सिपाही मोहम्मद का मेंबर हूं, जो कि सरासर झूठ था। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद से कराची जाना, कराची से इस्लामाबाद आना कोई 20 से 24 हजार रुपए का रिटर्न टिकट होता है, और अगर हम वहां चली भी जाते हैं तो हमारे धरने जलसों में हजारों की तादाद में लोग नहीं आते, 300-400 लोग वो आते हैं जो किसी भी प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट में आकर जमा हो जाते हैं। इन्होंने बारहा इनके पोर्टल से जो है वीडियोस बनती रही हैं, मौत की धमकी आती रही है। जो तमाम जो एलिगेशंस की आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये खुद बैठ के खुतबों के अंदर जो लाल मस्जिद के पेज पे अपलोड होते रहे हैं, जिसमें खुद अब्दुल अजीज साहब वीडियो के सामने बैठे हैं। ये आप खुद जानते हैं कि वो ऐसे कलमात हैं जो कि आप टीवी पे नहीं चला सकते पैमरा की रेगुलेशंस की वजह से। और अब सिर्फ ये उस मुकदमे की बात नहीं रही, इस वक्त 5 केसेस पेंडिंग है कोर्ट में। 11 फरवरी को समाप्त है अब्दुल अजीज की उस बयान की जिसमें उन्होंने फिके वारिद की नफरतें फैलाई। 12 फरवरी को दाइश वाले मामले की समाप्त है। जरा वाइंड अप करने दीजिए जी, मुझे इसको वाइंड अप करने दीजिए। हाफिज साहब, एक मुल्क में, एक रियासत में, एक मुस्लिम रियासत में हम सब रहते हैं, सब मुसलमान हैं, सब अल्लाह को मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं, गलतियां, झगड़े और चपकलिशें हो जाती हैं। इसका हल क्या है? कैसे रखते हैं? जबकि मौलाना अजीज जो है वो खुद कह चुके हैं कि वो जनरल मुशर्रफ को भी माफ करना चाहते हैं, उस पर भी एक झगड़ा चल रहा है। वो कहते हैं मैं जनरल मुशर्रफ को भी माफ करना चाहता हूं। और मैं आपको याद कराऊंगा कि मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था एक्सप्रेस टेलीविजन के लिए आज से 1-1.5 बरस पहले। उसमें भी उन्होंने कहा था कि मेरा जाती तौर पर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं है, कुदरत नहीं है, बहुत कुछ हो चुका है उनके साथ, मैं उनको शायद माफ कर दूं। तो वो भी अब तो ऐसे मौके पे अब इस चीज को खत्म करने का क्या तरीका है? मैं यहाँ पे जरूर ये कहूंगा कि जो मौलाना अब्दुल अजीज साहब परवेज मुशर्रफ को माफ कर रहे हैं, जिससे हमें शोधा के वरसा को शदीद इख्तिलाफ है, अगर वो परवेज मुशर्रफ को माफ कर सकते हैं तो जिब्रान नासिर को भी माफ किया जा सकता है। जिब्रान नासिर भी मौलाना अब्दुल अजीज साहब को कर सकते हैं। अगर मौलाना अब्दुल अजीज साहब मुल्क की मफाद में परवेज मुशर्रफ को माफ कर रहे हैं, जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ और मैं उसके हक में नहीं हूँ, और हमारा मौक़िफ़ इंशाअल्लाह कल उससे आएगा, तो मैं दोनों हजरात से यही गुजारिश करूंगा कि इस इंतशार को खत्म करें, दोनों मिल बैठे और इस मामले को खत्म करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज एहतशाम अहमद और जिब्रान नासिर इस डिस्कशन में शामिल थे। अगर हम कोशिश करेंगे कि फिर भी बात हो सके, वक्त की कमी है। आज इतना ही, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।